साल 2008 जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक खबर निकलकर सामने आती है और ये बताया जाता है कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्र मोहन, जो एक जमाने में बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। उसके बाद इनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने कई अलग अलग एंगल और कई थ्योरीज निकलकर सामने आई। किसी में तो ये कहा गया कि चंद्र मोहन किडनैप हो चुके हैं और किसी में यह कहा गया कि इनका मर्डर हो चुका है। इसी तरह छानबीन में कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन चंद्र मोहन के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब देखा जाए तो ये एक जाने माने पॉलिटिशियन या फिर कहें चीफ मिनिस्टर थे, तो इस वजह से घर वालों के साथ साथ हरियाणा सरकार भी परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार चंद्र मोहन गए तो गए कहां। इस दौरान दिसंबर का महीना भी आ चुका था और एक दिन चंद्र मोहन एक महिला के साथ हरियाणा वापस पहुंच जाते हैं और भरी मीडिया के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि वो कहीं पर भी किडनैप नहीं हुए थे और ना ही कहीं वो गायब हुए थे, बल्कि इनके कुछ दिन छुप के रहने की वजह यह थी इनकी मोहब्बत। हालांकि ये बात सुनने के बाद मीडिया वहां मौजूद लोगों को इतना झटका नहीं लगा जितना यह सुनने के बाद लगा कि चंद्र मोहन अब चांद मोहम्मद बन चुके हैं। जी हां, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और जिस लड़की के लिए उन्होंने ये इस्लाम कबूल किया था, इसका नाम था अनुराधा बाली, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पेशे से वकील थी और नवंबर से ही चंद्र मोहन के साथ गायब हो चुकी थी। लेकिन अनुराधा पर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया, पर ये दोनों जब साथ में मीडिया के सामने निकल कर आए और इस बात का ऐलान किया गया कि इन दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली है और अनुराधा का नाम अब फिजा और चंद्र मोहन का नाम अब चांद मोहम्मद हो चुका था, तो ये सुनने के बाद मीडिया के साथ साथ पूरा हरियाणा शहर हैरान हो चुका था, क्योंकि चंद्र मोहन एक तो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, तो ऐसे में सभी का हैरान होना बनता भी था। वही चंद्र मोहन की पहली पत्नी हिंदू थी, तो इसीलिए इन्होंने दूसरी शादी करने के लिए पहले इस्लाम को कबूल किया। फिर 2 दिसंबर को चंडीगढ़ की एक मस्जिद में मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए निकाह कर लिया और 5 लाख रुपए मेहर की रकम देने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि ये खबर जितनी हरियाणा शहर के लिए शॉकिंग थी, उतनी ही चंद्र मोहन के घर वालों के लिए भी शॉकिंग थी। उनके पिता जो भजन लाल हैं, वो राजनीति के दिग्गज नेता रह चुके थे। उन्होंने इस रिश्ते को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इनके घर में पहले से ही एक बहू और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्र मोहन को पारिवारिक और राजनीतिक विरासत से भी बेदखल कर दिया था। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने से मानो चंद्र मोहन की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था और वो विपक्षियों के निशाने पर भी आ चुके थे। और जब ये खबर हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता चली, जिनकी सरकार में चंद्र मोहन उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने चंद्र मोहन को उनके पद से हटा दिया। मैं आपको बता दूं, चंद्र मोहन 1991 से 2005 तक कालका से लगातार 4 बार विधानसभा जीत चुके थे, लेकिन इस विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें 2009 के विधानसभा में चुनाव में टिकट ही नहीं दी। ये खबर जब आग की तरह शहर में फैली, तब एक बार फिर चंद्र मोहन मीडिया के सामने निकल कर आए और लोगों से कहा कि वो अपनी मोहब्बत के खातिर ऐसी एक क्या कई कुर्सियां गवा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद से ही अब हर तरफ फिजा और चंद्र मोहन और चांद मोहम्मद के चर्चे होने लगे थे। इनकी लव स्टोरी को 2008 की सबसे बड़ी और यादगार लव स्टोरी के रूप में देखा जाने लगा था। इसी तरह टाइम बीतता गया और चांद और फिजा दोनों चंडीगढ़ के सेक्टर 44C में एक घर में रहने लगे, लेकिन 40 दिन से ज्यादा इनकी शादीशुदा ये जिंदगी टिक नहीं पाई, या फिर हम ये कहें कि इनकी लव स्टोरी को किसी की नजर लग चुकी थी। 40 दिन बाद जब एक दिन चांद मोहम्मद अपने घर से निकलते हैं, तो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और कई दिनों तक घर वापिस ही नहीं आते, जिसके बाद फिजा फौरन मीडिया को बुलाती है और उनके सामने बयान देते हुए कहती है कि उनके हस्बैंड यानी कि चांद मोहम्मद को उनके भाई उठाकर ले गए, जिनका नाम है कुलदीप बिश्नोई।
लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई से पूछताछ की गई तब वो बताते हैं कि जब से चांद ने फिजा से शादी की है तब से घर वालों के साथ साथ उन्होंने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया था और उसके बाद से वो उनसे मिले तक नहीं है। पुलिस लगातार अपनी छानबीन करती रही। इसी बीच एक दिन चंद्रमोहन मीडिया के सामने आए और सभी से कहने लगे कि मैं कहीं पर भी गायब नहीं हुआ, बल्कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था और कुछ दिन बाद वापस भी आ जाऊंगा। तो इसके बाद पुलिस को वो एक दिन राजघाट के पास टहलते हुए दिख जाते हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके बाद पूछताछ की गई और फिर उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद चंद्रमोहन अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिजा के पास नहीं बल्कि अपनी पहली पत्नी के पास, और फिजा को मैसेज कर कर तलाक दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी, तो उसी के अनुसार चांद मोहम्मद 3 तलाक देकर फिजा से अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं। क्योंकि इनकी जो लव स्टोरी थी इसके चर्चे पूरे हरियाणा में फैल चुके थे, तो ये बात जल्द भी सबको पता चल चुकी थी कि चांद ने फिजा को तलाक दे दिया है। जिसके बाद फिजा मीडिया के सामने एक बार फिर आई और वो ये कहने लगी ये सब उन्होंने अपने घर वालों की वजह से किया, क्योंकि उनके घर वाले चाहते ही नहीं थे कि ये दोनों साथ रहें। इसी तरह कई दिनों तक फिजा मीडिया के सामने बयान देती रही और काफी रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी लव स्टोरी में जहां पहले इतना प्यार था, अब उसकी जगह उतने ही गहराई से नफरत ने ले ली थी। हालांकि फिजा अब भी अपने उसी घर में रहती है जहां उन्होंने चांद के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के 40 दिन बिताए थे। फिजा इस नफरत की आग में इतना ज्यादा जूझ रही थी कि वो एक दिन फिर मीडिया के सामने आकर ये ऐलान करती है कि वो अब राजनीति में उतरेगी और जहां से भी चंद्रमोहन चुनाव को लड़ेंगे वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्हें यह मौका ही नहीं मिल पाया। इसी तरह साल 2012 आ चुका था और इन दोनों के रिश्ते में अब बहुत ज्यादा कड़वाहट घुल चुकी थी। चंद्रमोहन का यहाँ यह कहना था कि वो कानूनी तौर पर भी फिजा को डाइवोर्स दे चुके हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और दोनों अपनी अपनी जिंदगी को जीने लगे और सब कुछ यहां अब नॉर्मल हो चुका था। लेकिन 6 अगस्त 2012 को जब फिजा के चाचा सतपाल उनके घर यानी कि चंडीगढ़ सेक्टर 44C में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह चुके थे। दरअसल फिजा ने अपने चाचा को 1 अगस्त को कॉल किया था और बातों के दौरान ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अक्सर अपने चाचा को कॉल किया करती थी और उन्हें हर बात बताया करती थी, लेकिन यहां अब 5 दिन बीत चुके थे और फिजा का कोई फोन नहीं आया था। तो इसीलिए सतपाल उनसे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही फिजा के घर के गेट पर पहुंचे तो देखा कि मेन गेट का ताला बाहर के बजाय अंदर की तरफ से लगा हुआ है, जो कि अनलॉक है। वो गेट के अंदर हाथ डालते हैं और ताले को हटाते हैं और उसके बाद रूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका रूम का कमरा अंदर से लॉक था, जिस वजह से वो कई आवाजें लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज निकल कर नहीं आई। इसके बाद सतपाल पुलिस को कॉल करते हैं और फिर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फिर कई कोशिशों के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया जाता है। और जैसे ही दरवाजे को तोड़ा गया तो उसमें से बहुत गंदी बदबू का गुब्बार निकलकर सामने आया और वहीं अंदर बेड के ऊपर फिजा की लाश पड़ी हुई थी और सारा सामान अपनी जगह पर जैसे का तैसे पड़ा हुआ था। टेबल पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी जो कि आधी खाली हुई थी और एक सिगरेट की डब्बी यानी कि एक सिगरेट का पैकेट भी रखा हुआ था। फिजा की यहां डेड बॉडी को देख लेने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि ये डेड बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी है, तो इसीलिए पुलिस वाले फौरन इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। अब सभी को यहां पता चल चुका था कि फिजा की मौत हो चुकी है। इधर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने 3 एंगल निकलकर सामने आए। पहला, फिजा का मर्डर किया गया है, दूसरा ये एक नेचुरल डेथ है और तीसरा इसने खुद को मार लिया था। अब पुलिस का सारा शक चंद्रमोहन की तरफ जाने लगा, तो इसीलिए पुलिस फिजा का फोन चेक करती है जिसमें यह पता चला कि चंद्रमोहन से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था और ना ही उसका घर में आना जाना था। तो इसके बाद पुलिस वाले फिजा के घर की तलाशी लेने लगते हैं जहां से उन्हें करीब 92 लाख रुपए कैश मिलते हैं।
साथ ही 1.5 किलो सोने के जेवर और 1 किलो करीब चांदी के जेवर मिलते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में थी। हालांकि फिजा कोई काम नहीं करती थी, उसका अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट तक नहीं था, ना ही वो इतनी अमीर थी कि इतना पैसा उसके पास जमा हो। तो ऐसे में पुलिस को यही लग रहा था कि शायद ये पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया है, क्योंकि जो वो कैश था 92 लाख रुपए, उस कैश के कुछ नोटों के बंडल्स के ऊपर कुछ फोन नंबर्स लिखे हुए थे। इसी सिलसिले में जब पुलिस वाले फिजा के फोन के रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट्स को देखा गया, तब यह पता चला कि इसके कई और अमीर हस्तियों के साथ कॉन्टैक्ट्स थे, जिससे वो व्हाट्सएप पर प्यार मोहब्बत वाली बातें किया करती थी। यानी कि चंद्रमोहन की तरह ही उसकी कई और आशिक भी थे। तो इसी छानबीन में अब अगस्त से सितंबर का महीना आने लगा था, तो फिजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, जिसमें यह पता चला कि उसका ना तो किसी ने मर्डर किया है और ना ही ये नेचुरल डेथ है, बल्कि इसने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि उसके शरीर से अमोनियम फॉस्फाइड मिला था, जो आमतौर पर चूहे मारने वाली दवाइयों में पाया जाता है, और उसकी शीशी भी पुलिस को उसके रूम से बरामद हुई थी। ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी ना, ये सिर्फ डॉक्टर ने नहीं दी थी, बल्कि 3 डॉक्टर्स के पैनल ने इसे तैयार किया था। साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि अमोनियम फॉस्फाइड को फिजा ने अल्कोहल के साथ लिया था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और फिजा की मौत हो गई। हालांकि फिजा के कमरे से पुलिस को कोई भी लेटर नहीं मिला, तो इसीलिए पुलिस ने इस केस को खुदकुशी मानते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब इस तरह साल 2008 में शुरू हुई इस लव स्टोरी का द एंड हो चुका था। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनकी लव स्टोरी बहुत कम वक्त के लिए थी, यानी कि 2008 में शुरू हुई और 2009 में खत्म भी हो गई। वहीं इनकी शादीशुदा जिंदगी भी सिर्फ 40 दिनों तक चली, लेकिन 40 दिनों में इन्होंने प्यार से लेकर नफरत तक का सब सफर तय किया था। इनकी लव स्टोरी में सब कुछ था, प्यार, शादी, नफरत, तलाक और मौत। वही फिजा जो जरा सी बात पर मीडिया को बुला लिया करती थी और मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक बात को शेयर किया करती थी, जिन्हें मीडिया भी चटकारे लेकर सुनती थी और फिर अगले दिन अखबारों से लेकर टीवी तक में ये न्यूज़ पहुंच जाती थी। और उसी फिजा की खामोशी और गुमशुदा की जो भी मौत थी, ये सब कुछ हो गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। और वहीं 5 दिनों तक फिजा की लाश कमरे में सड़ती रही और ना जाने कितने दिनों तक और सड़ती। लेकिन वक्त पर उसके चाचा सतपाल उसके घर पर पहुंच गए, पर जब उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया तब उन्हें कुछ शक होने लगा और उनके शक को और मजबूत कर दिया फिजा की लाश से आ रही बदबू ने। जी हां, हम कह सकते हैं कि इसी बदबू ने फिजा की मौत की गवाही दी। हालांकि इससे पहले फिजा के आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी भी शिकायत कर चुके थे कि इस कमरे से बदबू आ रही है, लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दी गई और पुलिस ने जब आकर दरवाजे को तोड़ा तो फिजा की लाश को बेड पर पाया था। और यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी लाश पर कीड़े चलने लगे थे, क्योंकि अगस्त के महीने में कितनी गर्मी होती है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से करीब 4 से 5 दिन कमरे में बंद रहने की वजह से उसकी डेड बॉडी में कीड़े लग चुके थे। लेकिन सवाल यहां पर आज भी यही उठता है कि क्यों फिजा ने अपनी जान ली? इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या थी? और उसने कोई लेटर भी नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि वो काफी टाइम से मानसिक रूप से परेशान थी। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में उसके अपने पड़ोसियों के साथ कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे और इस मामले में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। वहीं हाल ही में फिजा को यह पता चला था कि उनकी मां की डेथ हो चुकी है, जबकि पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। तो इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा अकेली भी पड़ चुकी थी और इसी वजह से उसने शायद अपनी जान लेने का रास्ता अपनाया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हालांकि जो उसके रूम में पैसा, ज्वेलरी वगैरह ये बरामद हुआ था, वो कहां से आया, किसका था, उसके पास ये सब क्या कर रहा था, इन सभी सवालों के जवाब आज भी पुलिस वालों को नहीं मिल पाए। लेकिन इस केस के ऊपर पुलिस की थ्योरी ये बनती है कि हो सकता है कि फिजा का जिन अमीर हस्तियों के साथ कनेक्शन था, उनके जरिए उसे इतने पैसे मिले हों।
पैसों के अलावा फिजा के घर से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले थे, लेकिन वो किसके थे ये बताने के लिए अब फिजा इस दुनिया में ही मौजूद नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ चांद अब दोबारा से चंद्रमोहन बन चुका था और अपने परिवार यानी कि अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। साथ ही कई सालों की राजनीतिक वनवास के बाद आखिरकार जून 2012 में उन्होंने अपने छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में हरियाणा में फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। जो नंबर्स, आपको वो चीज मैं बता दूं, जो नोटों के बंडल्स पर वो नंबर्स लिखे हुए मिले थे पुलिस वालों को, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। तब पता चला वो सभी नंबर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अलग अलग फील्ड्स के लोगों के थे, लेकिन उनका फिजा की मौत से कोई कनेक्शन भी नहीं पाया गया। वहीं उसके रूम से भी कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे कि पुलिस को लगे कि उसकी जान ली गई है। सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, कोई सबूत पुलिस वालों के हाथ नहीं लग पाया। वहीं फिजा को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे सोते वक्त उसकी मौत हुई हो, क्योंकि वो बेड पर लेटी हुई थी। तो इसीलिए ये केस पुलिस वालों को भी मर्डर का नहीं बल्कि खुद की ही जान लेने का लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इसको क्लियर कर दिया था, तो इसमें शक करने की कोई वजह बनती तो नहीं थी। तो इसीलिए पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मेरा यहां पर एक डाउट निकलकर सामने आया। अब आप बताइएगा क्या मेरा डाउट सही है या नहीं। आपके माइंड में भी पूरी स्टोरी सुनने के बाद ये डाउट आएगा या फिर नहीं आया था या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। हमने ये मान लिया कि फिजा ने वो जो भी चूहे मारने वाली दवाई वो अल्कोहल के साथ ली थी, क्या उसे ये अल्कोहल में मिलाकर यही दवाई कोई और नहीं दे सकता और ये लेने के बाद फिजा बेड पर आराम से सो गई हो और उसी के बाद इसकी मौत हो गई हो। देखा जाए तो ये एक मर्डर भी हो सकता है। अब पता नहीं पुलिस वालों ने कार्रवाई ढंग से नहीं की, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की, या फिर सच में ही ये फिजा ने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कहने का सोच ही लिया था। आप लोगों की इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछले वीडियो का शाउट आउट @musicastro को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।